कहता है आसमान में सुराख नहीं होती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार मित्रों, मैं रविरंजन पांडे। आज मैं एक ऐसी पुस्तक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं जिसके लेखक भी हमारे साथ हैं। ठीक है, इस पुस्तक पे हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक है, सर का नाम डॉक्टर दिलीप कुमार हुआ और ये पटना यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सर की किताब काफ़ी आ चुकी है, लगभग ये 8वीं पुस्तक है। तो सर से हम कुछ इनके बारे में परिचय हम लोग जानना चाहेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। अभी मैं फिलहाल में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में एज ए अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी पढ़ाई भी यहीं से हुई है, इसलिए ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि जहाँ से मैंने अपना अध्ययन किया है मैं वहीं पे अध्यापन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी से डिप्लोमा किया है, जो कि दुनिया का आर्कियोलॉजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। पहला है लंदन स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी और दूसरा है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपना संस्थान है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। मेरा आर्कियोलॉजी में बहुत रुचि था, इसलिए मैंने जो जो एस्पेक्ट्स पढ़े हैं या मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन सब पे एक लिखने का क्रम निरंतर जारी है। इसी क्रम में जो मेरी पहली किताब थी वो टेराकोटा के ऊपर थी। दूसरी एक मेरी रिलेटेड बुक थी जिसमें मैंने आर्ट, आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी, ये तीनों एस्पेक्ट्स को लेके 2 वॉल्यूम में इसको पूरा किया था। तीसरी किताब थी मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स। एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में हम लोग ऑल इंडिया टूर जाते हैं, उसमें करीबन 21 स्टेट के मॉन्यूमेंट को वो लोग दिखाते हैं और उन मॉन्यूमेंट पे बहुत सारी किताबों में थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिलता है। तो मैंने उनमें से 11 स्टेट के मॉन्यूमेंट को लेकर एक किताब तैयार किया, जो वो मॉन्यूमेंट्स एंड रिमेन्स एंड आर्कियोलॉजिकल जर्नी के रूप में वो है। इसके बाद मैंने कॉइन्स के ऊपर लिखी, प्राचीन भारतीय सिक्के। इसके बाद मैंने प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र पर लिखी और मध्यकालीन भारत भी मैंने लिखा, क्योंकि जब सबसे पहले मैंने पढ़ाने की शुरुआत की वो मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास ही पढ़ाया था। तो जो मैं पढ़ाने के लिए मेहनत किया उसको मैंने लिपिबद्ध कर दिया था। और जो ये लास्ट में अभी किताब जो रिसेंटली आई है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इस किताब में मैंने हर एक उस पहलू को लिया है, चाहे वो बीपीएससी से रिलेटेड हो या यूपीएससी से हो या नेट से रिलेटेड हो या अदर जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट पूछा जाता है, मैंने लगभग उन सब का समावेश इस किताब में करने की कोशिश की है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक जो पुस्तक है इसमें कई कह सकते हैं कि आपने बताया कि नेट के एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है, साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए यानी कह सकते हैं बीपीएससी वगैरह जैसे के लिए परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। रिसर्च वाले के लिए कैसे उपयोगी ये होगा, क्या तो, क्या इसमें है? इस पे एक तो बृहद रूप से दिया गया कैसे हमको काम करना है। जैसे क्रोनोलॉजी, सबसे बड़ी बात होती है रिसर्च का कि आप रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग शुरू कहाँ से करें ये पता नहीं चलता है। तो ये जो किताब है वो पूरी तरह से क्रोनोलॉजी है। अगर हम क्रोनोलॉजी लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, तो हमारा सबसे पहले स्टोन एज आता है, जिसमें हम लोग लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये सारी चीजों का समावेश इसमें लिपिबद्ध से एकदम सिस्टमैटिक ढंग से किया गया है। तो ये बताने के लिए काफी है कि जो रिसर्च कर रहे हैं उनको कैसे पैटर्न से चलना है, किन किन सोर्स का यूज करना है, क्योंकि अब लोग जो नए जो रिसर्चर हैं वो जनरली सेकेंडरी सोर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें प्राइमरी सोर्स लिए हैं, कहाँ से ये मटेरियल है। अगर एक्सकेवेटेड साइट्स हैं उसके बारे में दिया है तो मैंने उस एक्सकेवेटर से बात करने की कोशिश की है, उनसे बकायदा उनका मत लिया है कि आपका इसके प्रति क्या है। उन सारी चीजों का समावेश इस पुस्तक में किया है। अच्छा, एक और प्रश्न बनता है, वो सबसे ज्यादा है, युवाओं ज्यादातर पूछते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास या इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहला चीज तो ये कहते हैं, कई बच्चों से मतलब बोलते हुए सुने हैं कि सर इतिहास इतना क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो और खास करके कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में पुरातत्व, ठीक है, ये क्यों लेना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मानव की जो उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले हम ये तो जानेंगे ना कि मानव उत्पन्न कहाँ से हुआ है। अगर जब धरती की संरचना हुई थी तो आपको भी पता है कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आए थे,
जिसके बारे में कहा जाता है कि अमीबा था, माने सिंगल सेल था। उसके बाद जब दूसरी बार अगर नेक्स्ट फेज में देखिएगा तो डबल कोशिकीय यानी बहुकोशिकीय आ रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले जो आ रहे हैं वो रीढ़धारी जलीय जीव आ रहे हैं, जो हमारा शास्त्र भी कहता है। हमारे अगर पुराण में देखिएगा तो सबसे पहले मत्स्य अवतार की चर्चा है, जो अगर साइंटिफिक अगर ये कह रहे हैं कि जलीय जीव आया है, शास्त्र भी हमारा कह रहा है कि सबसे पहले जलीय जीव आ रहे हैं। तो अगर हमारा पूरा क्रोनोलॉजी समझना है तो बिना प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व के हम पूरी तरह क्रोनोलॉजी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी इतिहास पहले लिखा गया बाहर के लोगों ने लिखा, बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हुए जो हमारे भारत में आए ही नहीं, लेकिन उन्होंने इतिहास लिख दिया हमारा। लेकिन उन सब चीजों का एक तथ्य को बताते हुए, और सबसे बड़ी बात है प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने के लिए कि ये आपको आपसे परिचय कराते हैं कि आप क्या थे और अभी आप क्या हैं, आपका इतिहास क्या है। ये सारे चीजों को हमारा जो पुरातत्व है ये आपसे परिचय कराता है। तो सही में अगर कहें कि अगर हमको हमसे परिचय करना है तो हमको पुरातत्व पढ़ना पड़ेगा। ठीक। सर एक और क्वेश्चन है जो काफी मतलब चर्चा में रहा है, और अभी बात में हम भी जो काम कर रहे हैं वो उसी प्रश्न पे काम कर रहे हैं कि युवाओं में पढ़ने की, पाठ्य पुस्तक पढ़ने की रुचि घटती जा रही है। तो ऐसे में आप कई पुस्तकों के लेखक हैं, आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर रुचि, हम लोग एक जानते हैं कि जैसे आप एजुकेशन से पीछे हटते हैं तो पढ़ाई आपसे बहुत पीछे भागती है। अगर आप पढ़ाई के साथ कदम चलते हैं तो सिर्फ 3 कदम तक साथ देती है। हमारा ये कहना है कि एक आप रूटीन बना लें कि हमको अगर पढ़ना है तो एक टाइमिंग होना चाहिए कि हमको इस टाइम में पढ़ना है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यानी 365 डेज, यानी हर दिन वो टाइम हमारा स्टडी के लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जैसे पहले लोग कहते थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास बहुत नीरस है, हम लोग भी सुने, लेकिन जब मैंने स्टडी किया या मेरी किताब में आप देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन, जो इसका उल्लेख किया गया है, इतना रोचक तथ्य इसमें डाले गए हैं कि आपको इंटरेस्ट पैदा करता है। जैसे अगर मानव की उत्पत्ति ही, तो मानव की उत्पत्ति हम लोग सीधे जानते हैं 4-5 मानव जाने, रामा पितृकस ये, लेकिन उससे पहले क्या थे, उनकी मस्तिष्क क्षमता क्या थी, क्योंकि आज मस्तिष्क क्षमता पे कोई नहीं। आजकल ये हो जाता है कि मस्तिष्क क्षमता के लिए बहुत सारी दवाइयां लोग यूज कर रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क डेवलप हो। ऐसा पहले नहीं था, हमारे नेचुरली सब चीज अवेलेबल है, चाहे वो प्लांट्स में है या फिर मछलियों के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें आप हमारे किताबों के माध्यम से जान सकते हैं कि प्राचीन काल के लोगों का खान पान क्या था, वो औषधि क्या यूज करते थे। क्योंकि आज भी अगर दुनिया को देखेंगे तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए औषधि है उसकी तरफ दुनिया जा रही है। तो हमको इन सारे तथ्यों को बताना है बच्चों को कि नहीं, हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, और उनको इंटरेस्ट पैदा करना होगा, उनको समझाना होगा, उनको पढ़ाना होगा ढंग से, तब जाके उनके अंदर इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि कोरोना के बाद से ऐसा हुआ है कि लोग एक नोट्स की दुनिया में फंस के रह गए हैं, ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, जबकि ये बहुत हानिकारक है। जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं या पीडीएफ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ये सब चीजें आपके दिमाग से, ये आपकी मेमोरीज को कम करती है। जब तक आप किसी भी चीज को, लिपिबद्ध चीजों को नहीं पढ़ेंगे, यानी जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, आपका उससे इंटरेस्ट नहीं आने जा रहा है। तो बच्चों को यही कहेंगे कि किताब के प्रति उनको अपना साथी बनाइए, बाकी सारे साथी को छोड़ दीजिए। जब आप किताब को अपना साथी बनाएंगे, सारे लोग आपके साथी खुद ब खुद बन जाएंगे, क्योंकि जब सफलता मिलेगी तो सारे लोग आपके पास आएंगे। इसलिए आप दूसरे साथी भूल जाइए, आपका जो सबसे अच्छा साथी है वो ये किताब होती है, और आप इसी को अपना साथी बनाइए जो आपका हमेशा साथ दे। ठीक है, ऐसे भी किताबों को, पुस्तकों को मित्र कहा जाता है, सबसे परम मित्र कहा जाता है। और जैसा कि सर बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आपकी मेमोरी पावर को कम कर रही है, आपको पुस्तक पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अच्छी सफलता चाहिए तो पुस्तक को पढ़ना ही पड़ेगा। और कुछ आप अपने किताब के बारे में कुछ और भी अगर कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें तो बताएं। इस किताब में मैंने एक कोशिश किया है, इस किताब के माध्यम से, जैसे जो हमारा बीपीएससी का सिलेबस कहता है, जनरली बीपीएससी का जो सिलेबस है वो इंडस वैली से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने पाषाण काल भी डाला है, यानी स्टोन एज कल्चर भी डाला है। क्योंकि बाकी सब एग्जाम्स अगर आप लेंगे तो स्टोन एज से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अभी सबसे पहले हम लोग एक ही चीज जानते थे कि मानव स्कल इंडिया में कहां से मिला है, तो हर कोई जानता है कि अनु सोनाकिया ने 1982 में इसको डिस्कवरी किया था हथौड़ा मानव के रूप में। लेकिन एक नया क्वेश्चन आया कि मानव शिशु कपाल कहां से मिला।
यानी मानव शिशु कपाल, हम लोग मानव की जान रहे हैं कि हम लोग को शिवालिक रेंज में हथौड़ा से मिल रहा है, लेकिन मानव शिशु कपाल कहाँ से मिल रहा है उसका भी मैंने इसमें अपनी किताब में किया है कि ये जो उदय है, जो तमिलनाडु में एक जगह है विल्लुपुरम, वहां से ये लोग को मिला है, जहां से मानव शिशु कपाल यानी स्कल जो मिला है वो हमारा हथनोरा से है जो यंग है, लेकिन मानव शिशु कपाल कहां से मिला है इस तक का, यानी कि इतनी माइन्यूटली चीजों को भी मैंने इस बुक में दिया है ताकि आप ये जान सके कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्कल के रूप में हम लोग मिल जाने से हम लोग ये कर लिए कि नहीं हथनोरा में ही था, हमारे यहाँ थे। क्योंकि हमारा जो वेदर है कि चीजें बहुत दिन तक संरक्षित नहीं रह पाती हैं, जो हथनोरा में संरक्षित रह गया क्योंकि अगर आप उसके बहाव को देखिएगा, रिवर बेड को देखिएगा तो बहते बहते सीमेंटेड हो जाती है, यानी जो उसमें जीवाश्म बच गए वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन हमारा अगर मिडिल गंगा प्लेन जो हमारा मगध का रेंज है उसमें अगर आप आइएगा तो इसमें चीजें बचती नहीं, क्योंकि ये जो लैंड है यहाँ पे बहुत जल्दी कोई चीज डिकम्पोज हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि उधर मानव थे हमारे तरफ नहीं थे, ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों का जिक्र मैंने इस किताब में किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल में जनरली जो एक मोस्ट एक्सेप्टेड डेट माना जाता है कि 1500 BC ऋग्वेद की शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है, बहुत इसका डेट भी पीछे जाएगा। एक आर्य आक्रमण का जो कॉन्सेप्ट था कि आर्य बाहर से आए थे, वो भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है जब सोनौली की खोज हुई है, जिसका एक्सकेवेटर एक डॉक्टर संजय कुमार मंजुल है जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, अभी ज्वाइंट डीजी हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म किया है क्योंकि वो जो आर्य बाहर से नहीं थे, हमारे यहाँ का ही एक वॉरियर ग्रुप था जो लड़ाई में बहुत निपुण होते थे, लोग उसको आर्य के कह रहे हैं कि नहीं आर्य बाहर से आए हैं। ये कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यहाँ वैदिक का है धार्मिक आंदोलन कैसे होते हैं, क्योंकि कभी भी किसी धर्म में अगर बहुत सारी जटिलताएं हो जाती है तो लोग उस धर्म से दूरी बनाने लगते हैं, और उसका परिणाम था हमारा धार्मिक आंदोलन। ये बात तो सही है कि धार्मिक आंदोलन कई हुए, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे कि प्राचीन काल में आपको ऋग्वेद या वैदिक काल के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, और जो आपको मध्य काल में जो है वो आपको कबीर वगैरह के यानी धार्मिक आंदोलन के तौर पर दिखाई देता है, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। और आधुनिक काल में आपको राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय में यानी हमेशा धार्मिक आंदोलन हुए हैं। एक आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, वो सवाल क्या था कि इतिहास को फिर से लिखने की, आप एक तरीके से कह रहे हैं कि जो आर्य का जो कॉन्सेप्ट था कि बाहर से आए वो खत्म हो गया, और इतिहास को लिखने की बहुत सारी कह सकते हैं कि विधियां डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अब लोगों का यहाँ तक कहना है कि हम प्राचीन जो नायक हैं उन्हीं को क्यों देखें, गांव के लोगों को भी देखें, नायक के रूप में देखें। उसी तरीके से नए नए खोज, जैसे कि आपने बताया कि नया खोज ने बता रहा है कि आर्य कहीं से आए नहीं थे बल्कि यहीं से थे, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, ऐसे में क्या इतिहास का पुनः लेखन होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत में हुए हैं बहुत सारे रिसर्च बाहर के लोगों ने किया, और जो उनका रिसर्च था वो एक कमरे में, बंद कमरे के अंदर हुआ। उन्होंने उस काल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा। जैसे अगर हम पुरातत्व की बात करें तो वहां 3C का कॉन्सेप्ट होता है, कलर, कंपोजिशन और कंटेंट। अगर हम किसी साइट पे उस मिट्टी का कलर नहीं देखते हैं, उसके अंदर क्या फाइंडिंग है, इसके अंदर कंटेंट नहीं देख सकते हैं, और उसका क्या कंपोजिशन है, वो अगर हम लोग नहीं महसूस करेंगे तो हम उसके इतिहास को कैसे लिख सकते हैं कि क्या उसके अंदर था। यानी जो उस साइट पे रहेगा, जो फर्स्ट हैंड जो नॉलेज ले रहा है, यानी जो एक्सकेवेटर है, वो बेहतर तरीके से लिख सकता है, बशर्ते जो कि ऑफिस में बैठे हुए उनके ये में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इतिहास है उसका रीराइट करना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे जो नायक हैं जो गांव में ऐसे खो गए, या हमारे यहाँ बहुत सारे किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां क्या है? ये एक्चुअली कहानियां थी जिसको बाद में लोगों ने इसको किंवदंतियों के रूप में ले लिया। ये सारी चीजों को अभी इतिहास में समाहित करना बहुत आवश्यक है। पूरा इतिहास का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक अभी जैसे बिल्कुल। आप देखिए मुगल काल, यानी अगर आप देखेंगे तो मुगलों का आप जो क्या बोलते हैं उसका, जो उनकी राज्य सत्ता थी वो दिल्ली के आसपास ही सीमित थी। कभी साउथ इंडिया पे उन्होंने नहीं शासन किया। इवन साउथ इंडिया आज भी हमारा इंटैक्ट है धर्म के मामले में, क्योंकि धर्म के मामले में अगर सबसे जो कट्टरता है धर्म, अब जाके साउथ इंडिया के मंदिरों में देखिए, इतने बड़े बड़े गोपुरम मिले, कहाँ वो डिस्टर्ब हो पाया। लेकिन कट्टरता नहीं कर सकते हैं सर, मतलब धर्म के मामले में वो लोग बहुत में ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए वो वर्ड मैंने बोला, लेकिन देखिए जो धर्म में जिसका ज्यादा, वहां पे जो रिचुअल्स हैं, इवन आज भी
हमारे यहाँ गर्भगृह में सब लोगों को प्रवेश हो जाता है, जी। वहां के गर्भगृह में स्पेशली पुजारी ही जाते हैं और वो आपके पूजा को संपन्न कराते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट भी कहता है कि गर्भगृह में हर कोई ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे, जैसे प्राचीन इतिहास का हम लोग जो चाहे नेशनल कॉन्टेस्ट में देखें या फिर अब हम स्टेट के बारे में देखें, तो हम लोग जानते हैं पहले से हम लोग जो पढ़ते थे कि हर एक वंश से शुरुआत हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए उससे भी पहले राजवंशों की शुरुआत में जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हर एक वंश से जो पहले था वो बृहद्रथ वंश वहां से हुआ, तो उससे पहले का इतिहास भी है। हमारे यहाँ तो पुरातात्विक साक्ष्य है, हमारे यहाँ तो पहले तो उसको क्यों नहीं सिलेबस में लोग इसको लागू करते हैं? वही चीज तो लागू करना है, लेकिन हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालयों में था क्या कि इतिहास को एक अलग शाखा बना दिया गया और पुरातत्व को एक अलग शाखा बना दिया गया। ये उचित है? ये उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एक हैं, क्योंकि इतिहास पुरातत्व के बिना आप इतिहास को अधूरा मान सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इतिहास का सिलेबस वो इंडस वैली से ही शुरू कर रहे हैं, हार्डली वो इंडस वैली, लेकिन इंडस वैली से पहले भी हमारे यहाँ इतने सारे हिमयुग हुए हैं। आपका जो भी पैलियोलिथिक, जब मानव की उत्पत्ति हो रही है, मानव ने जब एक जगह बसना शुरू किया, उन्होंने टूल्स यूज किए, वो सारे चीज अब सिलेबस में डाले जाने चाहिए। और एक इसका जो सिलेबस है उसको पीछे ले जाके स्टोन एज कल्चर तक हम लोग को ले जाना चाहिए, जो जहां से मानव ने अपने उपकरण बनाने या फिर मानव रहने लगता है, या उससे भी पीछे हम ले जा सकते हैं जहां से मानव की ओरिजिन होती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो होता है, वहां से हम लोग को सिलेबस में ऐड करना होगा। क्योंकि जब मानव आएगा तभी तो वो टूल्स बनाएगा, तब तो आप जितने भी हम पीरियड्स पढ़ते हैं स्टोन एज कल्चर, वो जब रहेगा मानव तब तो स्टोन टूल्स बनाएगा। जब मानव ही नहीं आया है तो टूल्स क्या बनाएगा? यानी जब तक ओरिजिन ऑफ मानव की जो उत्पत्ति हो रही है वहां से हम लोग को अब सिलेबस में डालने की जरूरत है। ठीक है, एक चीज तो हम लोगों को समझ में आ गई कि हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो अभी भी अधूरा है, अभी भी उसे पूरे करने के कार्य बाकी है, शेष हैं, और सर उसी कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, ये सर का जो डॉक्टर दिलीप कुमार हैं, ये उसी कार्य में लगे हुए हैं और लेखन के माध्यम से आपके तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक हमने देखी है, काफी अच्छी है। ठीक है, और सर कुछ बोलना चाहें तो संदेश देना चाहें? ये तो जरूर कहेंगे कि एक बार आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की हैं। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग मैंने वो कोशिश किया है कि इस किताब में मैं उसको समाहित कर लूं। अगर कोई आपके सजेशंस भी रहेंगे तो आप मुझे इस सजेशंस में, इसमें हमारा डिटेल्स दिया गया है, आप उस पर भेज सकते हैं मुझे कि ये चीज आपका ये पोर्शन छूट गया है, मैं उसको फिर से समाहित करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, लेकिन अच्छी किताबों को पढ़िए, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिले, ताकि वो आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करे। बिल्कुल सही, कोई भी चीजें पूरी नहीं होती है, उसमें कुछ भी कमियां हो सकती हैं। और सर ने जैसा कहा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप सुझाव भेजिए, हम उसको बेहतर करेंगे। और इन्होंने साथ में संदेश भी दिया कि आप पढ़िए। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।